टॉपिक जो है आज का, इसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और ये वैसे आपको आता है बॉन्ड एंथैल्पी। बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। और क्यों रिलीज हो रही है? जब बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और कहां से बन रहे हैं? फ्रॉम आइसोलेटेड एटम्स। कहां से बन रहे हैं? आइसोलेटेड एटम से। और वो भी किस स्टेट में? इन दी गैसियस स्टेट। ठीक है, क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक मोल बॉन्ड्स के बनते हैं। और कहां से बनते हैं? एटम से बनते हैं। यानी कि एटम्स क्या कर रहे हैं? आपस जुड़ के मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। और ये एटम्स कैसे होने चाहिए? ये एटम सारे के सारे आइसोलेटेड होने चाहिए। व्हाट इज आइसोलेटेड? यानी कि उसके ऊपर किसी और का फर्क नहीं पड़ रहा, वो किसी की विसिनिटी में नहीं है। तो ऐसे एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उस दौरान जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उस रिएक्शन के अंदर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को नाम देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर बॉन्ड एनर्जी, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। एम आई क्लियर? यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो H एटम आपस में कंबाइन करके H2 का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इट इज कंसिडर्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। ओके, याद रहेगा? यस सर। ओके, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि ये सब चीजों का हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ भी लिया, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद भी क्या हम किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाली एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हाँ, कर तो सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कल कराया था मैंने आपको कि जिसमें आपने तीन, अगर आपको रिएक्शंस पता है और चौथी अननोन है, तो मैंने आपको कहा था जो रिएक्टेंट जिस इक्वेशन में दिया हुआ है उस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करेंगे, और जो अननोन वाला है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक आसान तरीका है फाइंड आउट करने का कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के होने के लिए कितनी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। आज का जो मेजर टॉपिक है दैट इज अबाउट लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, लेकिन क्या इसकी कोई लिमिटेशन भी है? तो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। पहली चीज उसने कहा कि जो फर्स्ट लॉ कहता था, फर्स्ट लॉ बेसिकली डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, यानी कि जो भी इंटरनल एनर्जी है वो सिंपली किसके इक्वल है? वो बराबर है हीट के और साथ में उसके वर्क डन के। ये सारी बात ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है इसने कहीं पर भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी की, व्हाट इज फिजिबिलिटी? रिएक्शन का होना, रिएक्शन का होना इज नोन एज फिजिबिलिटी। तो इसने रिएक्शन की फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई भी आइडिया हमें नहीं दिया। और तो और एक और भी वर्ड कहते हैं फिजिबिलिटी को हम स्पॉन्टेनिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी वर्ड जो स्पॉन्टेनियस से आया है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए। क्या कहा मैंने? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, जिसे किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत ना हो, या फिर अगर आप जैसे पानी का पहाड़ी से नीचे आना, तो उस पानी को पहाड़ी से नीचे लाने के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही नीचे आ रही है, हाँ या ना? लेकिन अगर उसी पानी को पहाड़ी के नीचे से पहाड़ी के ऊपर तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको मोटर लगानी पड़ेगी, हाँ या ना? यस सर। तो ये जो प्रोसेस है पानी ऊपर से नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस, लेकिन वही काम ऊपर नीचे से ऊपर जाने वाला काम कैसा है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? उस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी लेकर ही पानी ऊपर जा सकता है। अगर वो एनर्जी नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस सर।
सबको समझ आ रही है बात स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वाली? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल डील नहीं करता कि रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या होगी, इस बारे में उसने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब जब स्पॉन्टेनिटी की बात हो रही है तो स्पॉन्टेनिटी को पूरा हम एज अ टर्म स्टडी कर लेते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके बारे में बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये क्या होती है? कह रहे Sir, बस ये यही एक ही लिमिटेशन थी। हाँ, ये मेजर लिमिटेशन है बेटा, एक नहीं, बहुत मेजर लिमिटेशन है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पहले क्या होती है समझ लो। कह रहे वो प्रोसेस जो आपको हल्की सी भी कंडीशन आप दो, विच अंडर सम गिवन कंडीशन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, अपने आप ही हो जाए। याद रहेगा? Yes. या फिर एक बार आपने इनिशिएट कर दिया, एक बार आपने इनिशिएट कर दिया और बाय इनिशिएशन इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट, यानी कि उसका होना, एक बार रिएक्शन जो होनी शुरू हो गई वो फिर रिएक्शन के रेट पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि आसान सी भाषा में अगर आपसे कहूं तो जो रिएक्शन अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बताओ, आपने सोडियम के मेटल पीस को जैसे ही केरोसिन ऑयल से बाहर निकाला, क्या ऑब्जर्व किया? वो ऑक्सीडाइज होने लगा। कैसे पता चला आपको? क्योंकि वो अपने आप बर्न होने लगता है। तो बर्निंग ऑफ सोडियम पीस कंफर्म कर रहा है कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हाँ या ना? यस सर। सबको क्लियर है ये बात? माही क्लियर है बेटे? यस सर। जी। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बहुत सारे एग्जांपल मैंने शेयर कर लिए, जैसे आपका, अच्छा बताओ, पानी इवेपोरेट हो रहा है और बिना किसी हीट के, जबकि पानी को बॉईल करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो बताओ इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नहीं है? स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्यों नहीं है? आप क्या हमें हीट करना पड़ रहा है वाटर को इवेपोरेशन के लिए? सर स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल अपने आप हो रहा है, आप कुछ कर थोड़ी रहे हो। आप कौन सी रिवर के पानी को उबाल रहे हो कि उसमें वेपर बने और वो ऊपर जाके क्लाउड्स बने? नहीं सर, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं होती सनलाइट वगैरह तो फिर ये स्पॉन्टेनियस अरे तो सनलाइट आपने थोड़ी लगाई है, ऑटोमेटिकली नेचर में प्रेजेंट है वो। ओके सर। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आप प्रोवाइड करते हैं और उसके बिना कोई रिएक्शन ना हो रही हो, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो रिएक्शन अपने आप हो रही है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे सुनिए। यस सर। अब स्पॉन्टेनियस समझ आ गया आप लोगों को क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? यस सर। और इसी का उल्टा क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो अपने आप ना होए। बिल्कुल सही। नहीं होगा। A process which neither take place by itself nor initiation is called नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि अपने आप इनिशिएट भी नहीं हो रही, चालू भी नहीं हो रही, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे, अच्छा बताओ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको? नो सर, खुद ही रेडिएट हो जाएगी हीट। यानी कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर अगर हम फ्राई पैन में वाटर को हीट करेंगे तो वो हम नॉन स्पॉन्टेनियस में लेंगे। यस यस, क्योंकि आप उसे हीट दे रहे हो। ओके सर। ठीक है। और ये फोर्स जो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने में रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइविंग फोर्स।
कौन सी फोर्स? ड्राइविंग। ड्राइविंग फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? याद रहेगा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि कोई भी रिएक्शन होना क्यों चाहती है? पहले तो ये बताओ, क्योंकि हर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या होना चाहता है? जल्दी बोलिए। स्टेबल। स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल जो भी प्रोडक्ट होता है हमेशा उसका एनर्जी स्टेट कैसा होता है? मिनिमम। एनर्जी स्टेट कैसा है उसका? मिनिमम। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो हर कोई रिएक्टेंट वो चाहता है टू अटेन, याद रखना, एवरी स्पीशी इन नेचर वांट्स टू अटेन, क्या अटेन करना है उसको? मिनिमम एनर्जी। एनर्जी। क्या अटेन करना है? मिनिमम एनर्जी। ठीक है। इसका मतलब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी उसमें से निकलनी चाहिए लगातार, हाँ या ना? यस। एनर्जी बाहर निकलती है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है उस केस में? नेगेटिव। एम आई क्लियर? यस। यस। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। H2O लिक्विड से H2O गैस हो रहा है, तो आप बताइए इस रिएक्शन के अंदर ये अपने आप हो जाएगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट रिलीज करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, सर नॉन स्पॉन्टेनियस है। बहुत बढ़िया। ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गई। ठीक पॉजिटिव। है। अगर CaCO3 है, इसको तोड़ना है CaO और CO2 में, तो क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा? रिलीज करें। हीट देना पड़ेगा। पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा बेटा। CaCO3 को आप हीट दोगे नहीं, हीट दिए बगैर डेल्टा टूटेगा। एच पॉजिटिव होएगा। यस, इसका भी डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव होगा। और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही है, उसको आपको क्या करना पड़ रहा है? हीट देना पड़ रहा है। हीट देना पड़ रहा है, ड्राइविंग फोर्स नहीं है उसमें कोई। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, मैंने उन दोनों गैसेस को दो बल्ब्स ले लिए और बीच में उसके एक नोजल लगा दिया, यहाँ पर A गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे B गैस के पार्टिकल्स। ठीक है। अब A गैस के पार्टिकल B गैस में नहीं मिलते, B गैस के A में नहीं मिलते। कब तक? तब तक क्या लगा हुआ बीच में? नोजल। नोजल। जैसे ही आपने नोजल हटाया क्या होगा? गैस मिक्स होकर रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। A गैस B में आसानी से और B गैस A में आसानी से मिक्स हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा, नोजल हटाते ही प्रोसेस कैसी हो गई हमारी? स्पॉन्टेनियस हो गई। जो लग रही थी कि अभी तक तो स्पॉन्टेनिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसकी अंदर नोजल को हटाओगे तो ड्राइविंग फोर्स उन गैसेस पार्टिकल को आपस में कंबाइन करने देंगे और ये जो गैस है ये आसानी से पार्टिकल्स के डिफ्यूज कर जाएंगे। क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। अब शुरू होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है बच्चों? याद रखना, इसको हिंदी में कहते हैं, अगर मैं हिंदी में आपको नाम दूं ना तो इसे बोलते हैं बेढंगापन या फिर भागा दौड़ी। तो एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस को। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एक सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में एग्जिट गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, अंदर एंटर होने वाले लगभग 500 या 1000 लोग हैं। मूवी शुरू होने से पहले पहले लोग बड़े ही तमीज के साथ लाइन वाइज आए और बैठते चले गए और मूवी एंजॉय करी। अब किसी खुराफाती आदमी ने ये शोर कर दिया कि सिनेमा हॉल में बॉम्ब है या सिनेमा हॉल में सांप है, तो आप मुझे बताओ जो लोग हैं वो क्या लाइन वाइज बाहर जाएंगे, एकदम भागेंगे? एकदम भागेंगे। करके इधर उधर ऐसे भागेंगे। अगर वो एकदम भागेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसी दौरान स्टैम्पीड हो सकती है।
यस सर। हाँ या ना? कोई नीचे गिर सकता है, कोई कुचला जा सकता है उस भगदड़ में, सही है? यस सर। तो एंट्रोपी बेसिकली वो थर्मोडायनामिक फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को चेक करने के लिए। मेरी बात समझ आई? हाँ यस सर। किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को चेक करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंट्रोपी रिस्पॉन्सिबल है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स या गैसेस के पार्टिकल्स, किसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा है और क्यों? गैसेस, क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और रैंडमली मूव करती है। इसमें गैसेस के पार्टिकल्स में पहली बात तो ये है कि स्पेस बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। और अगर स्पेस ज्यादा है तो आसानी से मूव कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। हाँ सर। अगर आसानी से कोलाइड कर सकते हैं तो पार्टिकल की एंट्रोपी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। बताओ गैस के बाद किसकी आती है? लिक्विड्स। लिक्विड। उसके बाद सबसे कम किसकी? सॉलिड्स। सॉलिड। क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, समझ आ गया तो क्विकली रेज योर हैंड, जल्दी से। माही समझ नहीं आया? वेदांत, माही और वेदांत समझ नहीं आया बेटा? जल्दी बोलो। दोनों क्लास में है भी या नहीं? चलिए आगे देखिए, अगर समझ आ गया तो जब कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो आप मुझे बताओ वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो और रैंडमनेस क्रिएट करता है या लेस रैंडमनेस? मोर रैंडमनेस। मोर रैंडमनेस। तो इसका मतलब जब कोई सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी डिसऑर्डर्डनेस इंक्रीज, यस सर। यस सर। यानी उसकी एंट्रोपी इंक्रीज, हाँ है ना? यस सर। यस सर। क्लियर टू ऑल? सर तो फिर एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। बहुत जल्दी हो जाएगा रिलेशन निकालने वाली बात, लेकिन आप ये कहो हाँ अगर हीट बढ़ाओगे तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? यस सर। चलिए अब आगे सुनते हैं। अभी हम लोगों ने, चलो हीट भी मान लें अगर हम, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला निकल के आया, डेल्टा एस इज रिलेटेड टू क्यू एंड टी, यानी कि डेल्टा एस क्यू के तो बराबर है और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? जल्दी बोलो। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, बताइएगा। जब एक सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक्साइटेड होकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसकी डिसऑर्डरनेस, यस सर। यानी कि जितनी हीट ज्यादा उतनी डिसऑर्डरनेस ज्यादा। हाँ सर। लेकिन अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है एक सिस्टम में लेकिन टेम्परेचर कैसा है? लो टेम्परेचर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? लो टेम्परेचर। उस केस में डिसऑर्डरनेस क्या होगी? ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ज्यादा होगी। आपने गैस पे कभी दूध उबलते हुए देखा है? यस सर। आप देखिए क्या होता है कि जब मम्मी गैस को सिम कर देती हैं और दूध को उबलने देती हैं तो दूध उबलने में टाइम लेता है, ठीक है? तो आपने क्या कर दिया? टेम्परेचर कम कर दिया लेकिन हीट एब्जॉर्ब करने का टाइम बढ़ा दिया, हाँ है ना? यस सर। जितना ज्यादा आप हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और जितना टेम्परेचर को आप लो रखेंगे उतनी ही आपकी डिसऑर्डर्डनेस ज्यादा हो जाएगी। एम आई क्लियर? यस सर। इस बात को लिख लो कहीं पे। व्हेन
heat is more, particles gain more kinetic energy. ठीक है, hence disorderness increases. ओके, और सेकेंड स्टेप में when more heat is absorbed at low temperature, again entropy is more. Entropy is more. इसका मतलब जो एंट्रोपी है that is inversely proportional to temperature. याद रहेगा, Yes, sir. जितना लो टेम्परेचर होगा उतना हीट एब्जॉर्प्शन का टाइम ज्यादा हो जाएगा, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी हीट कम एब्जॉर्ब होगी. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन आती है एंट्रोपी चेंज क्या है. व्हाट इज एंट्रोपी चेंज? तो नाम में ही डेफिनेशन है एंट्रोपी चेंज. जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या है एंट्रोपी चेंज? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कब? when process is isothermal and रिवर्सिबल. यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिस्टम के दौरान, सिस्टम के द्वारा, कब? जब प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल. व्हाट इज आइसोथर्मल? जिसमें क्या कांस्टेंट कर दिया आपने? टेम्परेचर कांस्टेंट. Temperature. और इसके साथ साथ प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल. यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने किसी भी एक वेरिएबल को हटाया, शिफ्ट किया, तो जो कंडीशन है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. और ये जो वैल्यू आएगी इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से. डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आया? भाई दो ही बच्चों को समझ आ रहा है? क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलिए Yes. Yes, sir. आप सुनिए, अगर ये समझ आ गया तो. इसके बाद आता है एंट्रोपी क्या स्टेट फंक्शन है? आंसर है यस, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. और क्या होते हैं स्टेट फंक्शन? Path independent. यानी किस पर डिपेंड करते हैं? किस पर करते हैं डिपेंड? फिर State of the function, state of the system. बहुत बढ़िया. तो अगर हम डेल्टा एस सिस्टम की बात करते हैं तो आंसर क्या है? अगर आप एंट्रोपी इन अ स्टेट फंक्शन की बात करते हैं तो डेल्टा एस सिस्टम यानी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बराबर किसकी होगी? क्यू हीट अपॉन टी टेम्परेचर. हाँ है ना? Yes, sir. और अगर यही प्रोसेस हम निकाले, ये तो थी हमारी किसकी? एंट्रोपी सिस्टम की. और सिस्टम ने क्या किया? एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट. सिस्टम ने एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट किसको दे दिया? सराउंडिंग को दे दिया. सराउंडिंग को हम लोग नाम देते हैं रिजर्वॉयर या सराउंडिंग, एक ही बात है. तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है, जब हीट मिल गई सराउंडिंग को तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हुई. हाँ या ना? जल्दी बोलो, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कितना हो जाएगा बताओ? अगर ये सिस्टम की एंट्रोपी थी, बताओ सराउंडिंग कितनी हो गई? अब कॉमन सेंस से निकल जाएगा. माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. कितने लोग को समझ आ गया? Yes, sir. क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी डेल्टा एस सिस्टम है, और माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ये सराउंडिंग को जो एंट्रोपी शिफ्ट हुई है उसकी बात हो रही है. तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल चेंज निकालो, एंट्रोपी में निकाल पाओगे?
कितना है टोटल चेंज एंट्रोपी में? हाँ या ना? कितना हो गया? 2 times Q reversible upon T. सॉरी, टोटल निकालना है, मैं डिफरेंस निकालना है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 0. 0। एम आई क्लियर टू ऑल? यानी Yes, कोई भी देखा जाए, पूरे पूरे यूनिवर्स की बात करें तो सिस्टम से अगर सराउंडिंग की बात कर रहे हैं या सराउंडिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अगर सिस्टम की बढ़ रही है तो सराउंडिंग की घट रही है, या सराउंडिंग की बढ़ी सिस्टम की घट रही है, तो ओवरऑल क्या रही यूनिवर्स की एंट्रोपी? 0 रही। हाँ या ना? तो आप लिख सकते हो लास्ट में इसमें पॉइंट डाल के टोटल। तो मतलब जो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम वो उसके इक्वल होगी हीट गिवन बाय सराउंडिंग। हाँ, दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली? 0। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर होगा सही बच्चों को? तो अब फॉर्मूला Yes, बिल्कुल, अब फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आप एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन टी। बस डेल्टा एच कौन सी वाली होगी? फ्यूजन वाली। अगर आप निकालेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन टी। अब डेल्टा एच कौन सा वाला है? वेपर वाला है। ऐसे ही अगर आप सब्लिमेशन की बात करें तो डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। तो यहाँ पे इसको जनरलाइज कर दिया है हमने, है ना, स्पेसिफिक से जनरलाइज कर दिया कि जिसकी भी एंट्रोपी निकालनी है किसी भी प्रोसेस की, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली डेल्टा एच अपॉन, यानी कि एच कौन सा वाला? वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस का नाम उसके आगे जुड़ जाएगा। एम आई क्लियर? जैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। जैसे मैंने कह दिया आपको, ये देखिए, मुझे वो क्या होता है ना, डेल्टा एस। हाँ, जैसे मुझे होता है ना डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये बताना है आपको, ठीक है? तो डेल्टा एस फ्यूजन की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? क्या समझ आ रहा है आपको? फ्यूजन कब Yes, होती है? कब होती है फ्यूजन? मतलब फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड। वेरी गुड। तो ऑब्वियस ही बात है, सॉलिड टू लिक्विड की बात कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। हाँ या ना? यस सर। इसी को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन नीचे कितना आ गया? टी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर टू ऑल? अगर यही चीज बताओ, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन तो क्या होता? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन तो क्या होता? एंट्रोपी ऑफ गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। बिल्कुल सही है। तो आप लिखोगे डेल्टा एस वेपर इज इक्वल्स टू, क्या आएगा? S liquid. क्लियर टू ऑल? ऑब्वियसली बात है, वेपराइजेशन Yes. कहां से कहां बना होगा? लिक्विड से क्या बना हुआ है? वेपर। तो एंट्रोपी कैसे निकाली जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। कितना है फाइनल? एंट्रोपी ऑफ Gas. वेपराइजेशन माइनस जो भी उसके साथ लिक्विड हमने लिया है उसकी हम एंट्रोपी को माइनस कर देंगे। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। सबको ये पॉइंट समझ आ गया? चलिए बताइए, अगर एक लिक्विड को हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं सॉलिड में, लिक्विड इनटू सॉलिड, तो एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। एंट्रोपी घट रही है, डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी। बिल्कुल सही है। आप बताइए, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर आपने 0 केल्विन से 115 केल्विन कर दिया, बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है?
जल्दी बोलो, एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बहुत बढ़िया, बताइए, बोलिए क्या बनता है? क्विकली। सर इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है कैसे पहचाना? सर, क्योंकि अभी ये सॉलिड स्टेट में है और फिर इसे अभी डिकम्पोजिशन करेंगे इसका, तो फिर ये स्प्लिट हो जाएगा, उसमें ये दूसरे स्टेट्स में आ जाएगा, इसलिए। ये बनाएगा Na2CO3, ये बनाएगा H2O, ये बनाएगा CO2, हाँ या ना? यस सर। ये NaHCO3 सॉलिड है ही, सोडियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, H2O क्या है? गैस, CO2 क्या है? गैस। एम आई क्लियर? यस सर। तो ये टूट के कम सॉलिड में और ज्यादा गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस के पार्टिकल ज्यादा फ्री होते हैं। और ज्यादा फ्री होते हैं गैस के पार्टिकल्स, तो क्या करते हैं वो मूव, ज्यादा रैंडमनेस होती है, इसलिए और- ज्यादा एंट्रोपी। और रैंडमनेस होगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? यस सर। चलिए ये बताइए थोड़ा दिमाग लगा के, अगर मेरे पास H2 गैस है और मेरे पास 2H गैस है, बताओ एंट्रोपी बढ़ी है घट गई? सर इसमें एंट्रोपी घट गई, क्योंकि बढ़ गई, बताओ बढ़ी क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, पहले मतलब दो दो एटम्स। पहले दो एटम एक मॉलिक्यूल बना के बैठे हुए थे, जबकि 2H के अंदर क्या है? दोनों एटम्स है अलग अलग। क्लियर टू ऑल? यस सर। समझ आ गया सभी तो को? फिर एंट्रोपी एक तरह से एक सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी भी रेफर कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, करके दिखाइए मुझे, एक क्या दो पार्ट कर लीजिए। पहला लिखिए, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर conversion of 1 mole one mole 18 gram of solid ice as पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है? यस सर। ट्राई करिए पहले 1 मिनट। कह रहा है कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस एज 273 केल्विन लिक्विड वाटर एट सेम टेम्परेचर। इसमें आपको दे दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 6025 जूल। ट्राई करिए, 2 मिनट दे दिया आप लोग को। अरे आसान सा क्वेश्चन था, हुआ नहीं क्या? देखो अगर नहीं हुआ तो यहाँ ध्यान दो, डेल्टा एस फ्यूजन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। कितना है डेल्टा एच फ्यूजन? 6025 जूल। और कितना दिया हुआ टी आपको? 273 केल्विन। डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? Yes, इसे sir. आसान क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत नहीं थी। मुझे लग रहा है घबरा जा रहे हो। एक काम करते हैं, इस टॉपिक पर बेस्ड ना जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में टिल क्वेश्चन नंबर 14 तक, आप लोग आज इतना ही कर लो, इससे आगे नहीं करा रहा मैं आपको।